नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नापाक, जहां पाकिस्तान के हर नापाक चाल को हम बेनकाब करते हैं। जहां पाकिस्तानी सेना अपनी ही आवाम पर जुल्म ढाती है तो हम उसका पर्दाफाश करते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां की शहबाज सरकार को न महंगाई दिखती है न भूखमरी से बिलखती जनता, जहां पीओके में सेना की बंदूकें बरस रही हैं, मस्जिदों पर कब्जे हो रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आज़ादी की ज्वाला से कोहराम मचा है और अब रावलपिंडी के जनरल्स की भूखी नजरों से एक बार फिर इस्लामाबाद में तख्ता पलट की आहट तेज हो चुकी है। मुल्ला आसिम मुनीर का मोहरा मैदान में उतर चुका है और शहबाज शरीफ की कुर्सी का जनाजा निकलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के पाप का घड़ा भर चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर से खंड खंड होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान की आजादी का जश्न शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आवाजें तेज हो गई हैं। बलूचिस्तान में 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना अलग झंडा बुलंद कर रहा है। सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक बलूच राष्ट्रवादी खेमे का नारा गूंज रहा है, जीवे आजाद बलूचिस्तान। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में 11 अगस्त को अलग झंडा बुलंद करने की तस्वीरों ने इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा दी है। यानी जिस पाकिस्तान को 14 अगस्त को अपनी आजादी का जश्न मनाना है, उसी पाकिस्तान के भीतर उसी के खिलाफ आजादी की आवाजें तेज हो रही हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए जश्न का दिन होगा या अपने ही मुल्क के टूटने की एक और तारीख लिखेगा, ये वक्त बहुत जल्द बता देगा। बलूचिस्तान की आजादी, पाकिस्तान की बर्बादी। चौदह अगस्त से पहले बगावत, पाकिस्तान होगा खंड खंड। आजाद बलूचिस्तान की हुंकार, मुनीर सेना में भागम भाग। बलूचिस्तान में गदर, मुनीर शहबाज के अंदर भर गया डर। चौदह अगस्त से पहले पीओके में जोर, पाकिस्तान में मचा शोर। ग्यारह अगस्त बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और 14 अगस्त पाकिस्तान के आजादी का दिन। 2 तारीख, 2 दावे, एक पाकिस्तान। लेकिन जो हकीकत है वो ये कि पाकिस्तान को अब खंड खंड होने से फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। पाकिस्तान की आजादी का जश्न शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आवाजें तेज हो गई हैं। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना अलग झंडा बुलंद कर दिया। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक बलूच राष्ट्रवादी खेमे का नारा गूंज रहा है, जीवे आजाद बलूचिस्तान। पाकिस्तान में 14 अगस्त की तैयारी है, लेकिन जश्न से ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान के भीतर ही ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हुकूमत पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। 11 अगस्त बलूच राष्ट्रवादी समूह इस दिन को बलूचिस्तान के स्वतंत्र दिवस के तौर पर मनाया। दावा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग मुल्क है। देखिए, बलूचिस्तान जब पाकिस्तान बना था उस समय भी अंग्रेज़ों ने उसे एक ऐसा स्टेटस दिया था जिसमें इंडिपेंडेंस एक अहम मुद्दा था। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से कूटचरित नीति रही है, उन्होंने धोखे से इसके ऊपर कब्ज़ा किया और बलूचिस्तान अब अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उस इलाके की है जिसे इस्लामाबाद अपना हिस्सा बताता है, लेकिन बलूच राष्ट्रवादी इसे अपना अलग वतन मानते हैं। 11 अगस्त को बलूच समुदाय अपने आजादी के दिन के तौर पर मना रहा है। 1947 में आज ही के दिन कलात रियासत बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित किया था।
जिस पर बाद में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। आज सालों का वही दर्द बगावत का तूफान बनकर फूट पड़ा है। पीओके में आजादी के जश्न से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों की नींद हराम हो गई। बलूच विद्रोहियों और आंदोलनकारियों के डर से पूरे इलाके में धारा 144 जैसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। हैरानी की बात यह है कि कंगाल और मक्कार पाकिस्तान दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए इंटरनेट को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया ताकि बलूचिस्तान से जुल्म की कोई तस्वीर बाहर ना आ सके। जो मुल्क दुनिया के सामने खुद को लोकतंत्र कहता है, वो अपने ही नागरिकों की आवाज गोलियों और पाबंदियों के दम पर दबा रहा है। और आप देखिए जिस तरह से महिलाएं, जिस तरह से बच्चे सड़कों पे अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और उन्होंने इस दिन को अगर अपने यौम आज़ादी के लिए मुकर्रर किया है, तो यकीनन ये पाकिस्तान की शिकस्त है। और वो दिन दूर नहीं जब वो पाकिस्तान का जो योक है उसको उठा फेंकेंगे और अपनी जो हुकूमत है उसको दोबारा बहाल करेंगे। और अगर ये पाकिस्तान से जुदा हो जाते हैं तो करीब आधा पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान 44% जोग्राफिकल एरिया रखता है, तो पाकिस्तान का वजूद ही एक सवालिया निशान उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में आजादी का जश्न मनाने के बजाय खौफ के साए में जीने को मजबूर है। बगावत की ये आंधी सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। पीओके में भी लोग पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म, महंगाई और कंगाली के खिलाफ सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलियों और लाठियों को दरकिनार कर अवाम आर पार के मूड में है। एक तरफ कंगाली का मार झेलता पाकिस्तान, दूसरी तरफ चारों ओर से उठती आजादी की मांग। पाकिस्तान अब जिस दोहरे मोर्चे पर फंसा है, वहां से उसे खंड खंड होने से बचाना नामुमकिन है। 14 अगस्त की आजादी से पहले ही पाकिस्तान में उथल पुथल चरम पर है। क्या जिन्ना का बनाया मुल्क अब अपने ही जुल्मों के बोझ के तले बिखरने की कगार पर है? 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान का पहला विभाजन हुआ था। इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है, लेकिन इस बार अंतर यह है कि पाकिस्तान को किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी नीतियां, कट्टरवाद और आंतरिक कला ही उसे बर्बादी के मुहाने पर ले आई है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान टूटेगा, सवाल ये है कि इसमें कितना वक्त बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तारीख 15 अगस्त 1947। भारत ने आजादी की नई सुबह देखी और इसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान नाम का नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर आया। एक ही जमीन, एक ही इतिहास, एक जैसी औपनिवेशिक विरासत, लेकिन 79 साल के सफर ने दोनों देशों की तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी। जिस पाकिस्तान ने भारत से अलग होकर के अपना सफर शुरू किया था, आज वही पाकिस्तान कर्ज, महंगाई और आर्थिक संकट के बीच में जूझ रहा है। पाकिस्तान में बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ पीओके की सड़कों पर गूंजता विद्रोह का शंखनाद और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के अंदर सुलगती बगावत की चिंगारी। असीम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में आजादी की 4 जंगें एक साथ छिड़ चुकी हैं। पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और खुद पाकिस्तानी सेना के अपने बैरक में। कभी भारत के खिलाफ साजिश, कभी आतंकवाद का सहारा, कभी पड़ोस में अशांति फैलाने की कोशिश। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। आज पाकिस्तान के सामने दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने भीतर है। जिस मुल्क ने भारत को कमजोर करने के सपने देखे, आज वही मुल्क अपने आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक उथल-पुथल से
जूझ रहा है। पी सकता ना कोई नहाने का काबिल होता, या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज़ धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो, हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है, हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकें। अगर क्योंकि हम मैदे के मसले हैं, मैदे के मसाइल के शिकार हैं, तो उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो लोग ठीक हैं वो भी नहीं पी सकते। गंदा पानी कौन पिएगा? खारा पानी, गंदा पानी और ऐसा पानी कौन पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा, बिल्कुल नहीं पिएगा। हर चीज से हमें महरूम किया गया, बिजली से हमें महरूम किया गया, गैस से हमें महरूम किया गया, पानी से हमें महरूम किया गया, रोजगार से हमें महरूम किया गया। हत्ता तक कितने सालों तक इन लोगों के पीछे को भागता रहा, इनकी गुलामी करता रहा, इनके आगे पीछे दौड़ता रहा, मगर हमें नौकरी नहीं मिला। नौकरी 3 मरतबा मेरा चांस आया है, इन लोग ने मेरा नौकरी ही कहा गया। मैं मजबूर होकर आखिर में ठेला लगा लिया। मैं समोसा रोल वगैरह, ये चिप्स वगैरह बेचता हूँ, इसी में गुजारा कर रहा हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह का, मेरा अल्लाह मेरे को रिस्क दे रहा है। मुझे इन जालिमों के हाथ में उस दिन रिस्क ना दिया अल्लाह ने कि हमें ना भूखे ही मार देवे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतना काबिल बना दिया कि हम अपना खुद मेहनत कर सकें, अपना ना पेट पाट सकें। इनसे अभी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप अंकल फिर भी रेडी चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे लोग ज्यादा पैदा करते हैं, अच्छे खासे बच्चे होते हैं लोगों के, तो उनका गुजारा कैसे करेगा? वो लोग कैसे खाएंगे? फिर उनके तो हालात तो खराब होंगे ना, ये बेरोजगार जो होंगे। ये दिया हुआ, देखो ये अल्लाह का दिया हुआ देन है। लेकिन बेरोजगारी से मसाइल तो बढ़ते हैं, फिर ये बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बन जाते। ये वक्त का हाकिम एक जिम्मेदार है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे शख्सियत दुनिया में ना उसका जैसा प्राइम मिनिस्टर है, न था, न रहेगा, न होगा। अदालत उसने कायम की, पुलिस उसने कायम की, जज उसने कायम की, रेंजर्स उसी ने कायम की, फौज उसी ने कायम किया, मिलिट्री उसी ने काम किया, तनख्वाह उसी ने कायम किया, इमाम का तनख्वाह उन्हीं ने काम किया, मौजिन का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, उस्ताद का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, चौकीदार का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, हवलदार का तनख्वाह उन्होंने कायम किया। हर चीज का बारीकी से नजरसानी करके तमाम चीजों को अपने वजूद में ला कर रखा। ओ प्राइम मिनिस्टर ने, वो कह रहे हैं इस तरह अपनी गिरबान को पकड़ रहे हैं, उमर अगर तुम्हारे वजह से एक साहिल का, समंदर के साहिल में अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल क़यामत के दिन इसी तरह ये गिरबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग, नौजवान अक्सरियत, ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदबादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया हमारे नौजवानों को। यकीन जानो वक्त का हाकिम उस तरह का उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो कानून होता, यकीन जानो आज जुराइम पेशा नहीं होता, आज लोग बेरोजगार ना होता। साल 1947 ब्रिटिश हुकूमत का अंत हुआ और उपमहाद्वीप का विभाजन कर दिया गया। जमीन बटी, लोग बटे, संपत्तियां बटी, यहाँ तक कि प्रशासनिक ढांचे और बैंकिंग व्यवस्था तक का बंटवारा हुआ। लेकिन पाकिस्तान के सामने आजादी के तुरंत बाद एक बड़ी आर्थिक चुनौती थी। पाकिस्तान के अपने आधिकारिक इतिहास के मुताबिक नए देश के पास उस समय अपना केंद्रीय बैंक नहीं था और बैंकिंग ढांचा बेहद कमजोर था। पाकिस्तान में मौजूद अधिकांश बड़े बैंकों के मुख्यालय भारत में थे। शुरुआत में पाकिस्तान की मौद्रिक व्यवस्था में आरबीआई की भूमिका रही और फिर 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कामकाज शुरू किया। यानी नया मुल्क पैदा तो हो गया था, लेकिन उसकी आर्थिक संस्थाओं को खड़ा करने की चुनौती थी। आजादी के शुरुआती दशकों में तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं थी, बल्कि आर्थिक इतिहास का एक दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान ने शुरुआती दशक में कई बार भारत से तेज रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन तेज दौड़ा, सवाल ये था कि कौन अपनी दौड़ को
टिकाऊ बना पाया। भारत ने धीरे धीरे कृषि के साथ भारी उद्योग, विज्ञान, तकनीक और बाद में सेवाओं को अपनी अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। भारत की पहचान डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया बनी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहचान पर सवाल उठे। महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, राजनीतिक संकट और आतंकवाद। पाकिस्तान ने जिस आतंक की आग को दशकों तक पालने की कोशिश की, उसी आग ने पाकिस्तान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी झुलसा दिया। पाकिस्तान ने लोकतंत्र के बजाय सैन्य वर्चस्व का रास्ता चुना। आजादी के कुछ ही सालों बाद सेना ने तख्तापलट की शुरुआत की, जो दशक दर दशक दोहराई जाती रही। अयूब खान से लेकर जियाउल हक और मुशर्रफ तक सैन्य शासन ने नागरिक संस्थाओं को कभी पनपने ही नहीं दिया। नतीजा, जिस मुल्क को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए था, उसने अपनी जीडीपी का बड़ा आतंक को पालने में झोंक दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमेशा जियोपॉलिटिकल रेंट यानी अमेरिका और चीन जैसी शक्तियों से मिलने वाली मदद और आईएमएफ के कर्जों पर टिकी रही। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल करने की भूल ने उसके अपने ही समाज को अंदर से खोखला कर दिया। इतिहास गवाह है कि मुल्क जमीन के टुकड़े से नहीं बल्कि सही प्राथमिकताओं से बनते हैं। भारत ने अपने नागरिकों के सशक्तिकरण, तकनीक और लोकतंत्र पर भरोसा किया, इसलिए आज भारत दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। वहीं पाकिस्तान ने नफरत, उग्रवाद और सैन्य दखलंदाजी का रास्ता चुना, जिसका नतीजा आज उसकी कंगाली और बिखराव के रूप में सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। नाबाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।